नमस्कार। आपका स्वागत है आज के सत्र में। आज है दिनांक 23 मार्च 2023 और आज के सत्र में हम प्रतिदिन की भांति कुछ महत्वपूर्ण न्यूज को कवर करेंगे जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो या फिर कहें यूपीएससी, बीपीएससी, किसी भी तरह के पीसीएस या फिर बैंकिंग, एसएससी, सीटेट, एसटेट या फिर आप एक शिक्षक हैं तो यह सेशन समझिए आपके लिए ही है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी जर्नी को हम स्टार्ट करते हैं। और जो समाचार पत्र होते हैं ना, जानकारी के संग्रह होते हैं, कलेक्शन आपको मिलता है सूचनाओं का, ठीक है। और करंट अफेयर्स पर आपकी मजबूत पकड़ हो जाती है। तो समाचार पत्र तो हमें पढ़ना ही चाहिए और खासकर जो एनालिसिस है, अगर आप सत्र में बने रहेंगे तो आपको समाचार पत्र के संपादकीय को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। बस आप इसे सुनकर ही अपनी जानकारी को समृद्ध कर सकते हैं। पहला टॉपिक देखते हैं, अबॉलिशन इज द वे। अबॉलिशन बात की जा रही है मृत्युदंड के, एवोल्यूशन है ना, त्याग उसका, उसको खत्म किया जाना, उसको हम देखेंगे क्या है टॉपिक में। दूसरा है द लिमिट्स ऑफ अमेरिकन पावर इन वेस्ट एशिया। पश्चिम एशिया जो है ना, उसमें जो अमेरिकी शक्ति है उसकी सीमाएं क्या हैं, ठीक। तो उन सीमाओं पर इस टॉपिक्स में चर्चा की गई है, हम उसको देखेंगे। अबॉलिशन मैंने आपको बता ही दिया। और उसके बाद क्या है, तीसरा है फाइनल सॉल्यूशन एंड नेक्स्ट ओल्ड पेंशन स्कीम एज अ बर्डन ऑन द पुअर। गरीबों पर जो बर्डन है ना, जो पुराना पेंशन स्कीम है, एक तरह से बोझ के रूप में गरीबों पर है। तो देयर आर 4 टॉपिक्स दैट नीड टू बी कवर्ड टुडे एंड डेफिनेटली इट मस्ट बी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है, होगा ही आपके लिए हेल्पफुल। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी हम जर्नी को स्टार्ट करते हैं और अपने पहले टॉपिक की ओर मूव करते हैं। हालांकि मैं एक बात रिकमेंड करूंगा आपको कि सेल्फ स्टडी तो आप अवश्य ही करें, ठीक है, क्योंकि सेशन में क्या होता है, हम 2 से 3 है ना, 2 ऐसे ही आर्टिकल को कवर कर पाते हैं। चारों के चारों को पॉसिबल नहीं होता कवर करना, फिर भी कुछ टॉपिक्स आपके सेल्फ स्टडी के लिए होते हैं, स्वयं पढ़ने के लिए होते हैं। और हाँ, कोई शंका हो, कोई डाउट हो तो हमसे अवश्य पूछें, ठीक है। चलिए, अबॉलिशन इज द वे। अभी मैंने बताया कि उन्मूलन जो है एक रास्ता है, किसका, मृत्युदंड का। पढ़ते हैं क्या है। द इशू इज द डेथ पेनल्टी इटसेल्फ। एक्चुअली मुद्दा क्या है ना, तो यहाँ पे कहा गया कि डेथ पेनल्टी ही अपने आप में एक मुद्दा है। मृत्युदंड जो है ना, वो अपने आप में क्या है, एक मुद्दा है, ठीक है। तो ये है आपका। एंड नेक्स्ट आपका है नॉट मेयरली द मेथड ऑफ एजुकेशन। इसमें कहा गया कि जो एग्जीक्यूशन है ना, उसको अमल में लाने की बात नहीं है, बात ये है कि ये ही मुद्दा है अपने आप में। चलो अब देखते हैं टॉपिक की ओर मूव करते हैं, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस उसको पूरा पढ़ते हैं, आखिर क्या क्या इसमें बताया गया है, ठीक है। चलो, 40 years after holding that the mode of executing prisoners by hanging cannot be termed too cruel or barbaric। अभी देखो 40 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने, है ना, कहा था कि जो मोड ऑफ एग्जीक्यूटिंग प्रिजनर्स है ना, कैदियों को जो फांसी देना है, ठीक है, जो भी मतलब जो इस जिसको सज़ा दी गई है इस चीज़ के लिए, ठीक है, जिसके जो सज़ा है मतलब अपराध है, वो ऐसे मामलों के तहत हैं जहां उन्हें मृत्युदंड की सज़ा दी गई है। उन मृत्युदंड को सज़ा में को अमल में लाना, है ना, फांसी के जरिए, ठीक, उसको उतना मतलब दर्दनाक या फिर क्रूर नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। उसके 40 साल बाद क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या किया है नो वेंचर टू फाइंड आउट इफ देयर इज मोर डिग्निफाइड एंड लेस पेनफुल मेथड टू कैरी आउट द सेंटेंसेज। अब सुप्रीम कोर्ट ने पहल किया है कि क्या हम ऐसा कोई ज़्यादा डिग्निफाइड या फिर कम पेनफुल, है ना, जिसमें दर्द कम हो, ऐसा कोई हम मेथड तलाश कर सकते हैं क्या जिसमें कि डेथ सेंटेंस दी जाए जिसके तहत, ठीक है। तो आप सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये डेथ सेंटेंस क्या है, ठीक है। डेथ सेंटेंस जो है बार बार उसकी चर्चा हो रही है यहाँ पर, तो आखिर ये क्या है। तो आप ये समझो कि डेथ सेंटेंस जो है, मृत्युदंड की जो सज़ा है, ये है एक तरह से आप ये समझिए कि एक तरह से कानूनी दंड है। ये कैपिटल पनिशमेंट को डेथ सेंटेंस ही बोलते हैं। ये वो सज़ा हो गई, कैपिटल पनिशमेंट मृत्युदंड, ठीक है। तो एक कानूनी दंड है जो कि न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को देती है जिसने संबंधित कानून द्वारा कोई ऐसा अपराध किया है जिसके लिए कठोरतम, है ना, दंड का प्रावधान है, कठोरतम दंड की व्यवस्था है। उसके तहत अगर कोई अपराध किया गया है ना, कोई अपराध ऐसा है जो कठोरतम दंड वाले कानून की श्रेणी में आता है, तो उसके लिए मृत्युदंड की सजा है, ठीक है।
और ये जो है भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड और जो दंड प्रक्रिया संहिता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है उसके अनुसार जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, दुर्लभ है ना, दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों में दिया जाता है। मतलब कोई ऐसा मामला हो ना कि जिसमें देना ही है ना, कोई बहुत ही क्रूड मामला हो, कुछ बहुत ही जघन्य मामला हो, उसमें मृत्युदंड की सजा दी जाती है। वैसे अमूमन इससे जज बचते हैं, ठीक है। मृत्युदंड के मामले वैसे कम देखे जाते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी कैटेगरी का अपराध है तो देखा जाता है फिर, ठीक। चलो, और दूसरी बात कि मृत्युदंड जो है विवादास्पद है ना, कई देशों ने रोक लगा दिया है ना, दुनिया में इस पर काफ़ी डिबेट होता रहा है, ठीक। और जो संयुक्त राष्ट्र है उसका वहाँ पे भी क्या है कि वो संयुक्त राष्ट्र में जो मृत्युदंड को ना मानवाधिकारों के एक तरह से उल्लंघन के रूप में देखा जाता है, ठीक। अब मैं बता दूं आपको कि जो भारतीय दंड संहिता है इंडियन पैनल कोड, उसके तहत जो अपराधियों को मौत की सज़ा दी जा सकती है। कुछ मामले हैं, हत्या हो गया, डकैती हो गया, आपराधिक षड्यंत्र हो गया, भारत सरकार के विरुद्ध कुछ ऐसा करना जो इस अहित होता हो, या भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना, ठीक है, या उसका मतलब है युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना, ऐसा कुछ है ना, धारा 121। तो ये सब कुछ ऐसे हैं, ठीक। मृत्युदंड के पक्ष में भी तर्क हैं, विपक्ष में भी तर्क हैं, वो पूरा डिटेल टॉपिक है, ठीक। पक्ष में जो तर्क है उसमें प्रतिशोध की बात की गई है कि अगर मान लो कठोर दंड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अपराधी ने जो है वो ऐसा दंड किया है, ऐसा काम किया है, तो उसके लिए क्या है, जो पीड़ित है उसके परिवारों के लिए को न्याय देने के लिए अपराधी को दंड दिया जाना, मृत्युदंड दिया जाना आवश्यक है। तो ये प्रतिशोध वाला एंगल है कि उसको पक्ष में तर्क दिया जाता है, ठीक है। कोई कहते हैं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत होता है, ठीक है। फिर डिटरेंस का है, प्रतिरोध या निवारण पक्ष में तर्क एक और है कि निवारण का तर्क है कि इसका मतलब ये है कि जब फांसी मान लो दी जाती है किसी संबंधित व्यक्ति को, उससे एक उदाहरण प्रस्तुत होता है कि जो इस तरह का अपराध हैं वो कम होते हैं, है ना, अपराधी इसके मन में से खौफ होता है, तो इस तरह का की धारणा है। विरुद्ध में भी तर्क है, ठीक है, कि जो दंड का उद्देश्य है उसे भटकने की बात है, संबंधित व्यक्ति को है ना पुनर्वास करने की बात नहीं है, उसे सुधारने की बात नहीं है। दंड का मूल उद्देश्य क्या है, सुधारना है, लेकिन इसमें क्या है उसके जीवन को खत्म करने की बात होती है ना, मृत्युदंड में, ठीक। इसमें तो ये कहा जा रहा है, इसमें प्रतिशोध से जुड़ी अनैतिकता की बात भी होती है, ठीक। जहाँ तक विरोध की बात है उसमें यह है कि मान लो किसी जो प्रतिशोध का जो दृष्टिकोण है ना वो अनैतिक हो जाता है। मतलब आप नैतिकता के दायरे में रह के कुछ भी कीजिए, अनैतिक नहीं होना है किसी भी स्थिति में। तो इस सब की बातें हैं। चलो यहाँ टॉपिक देखते हैं अपने, मैंने आपको हल्का ब्रीफ कर दिया आखिर ये क्या है। आइडिया ऑफ फाइंडिंग एन अल्टरनेटिव मोड ऑफ एग्जीक्यूशन। देखो एग्जीक्यूशन जो है मतलब मृत्युदंड के सजा को जो अमल में लाने का बाद जो तरीका है, ठीक है, उसके अल्टरनेटिव मोड का विचार जो है ना, उसको खोजने का विचार, उसके वैकल्पिक साधनों के खोजने का विचार, जिसमें क्या हो, जो लेस पेनफुल हो और जिसमें कम से कम क्रूरता हो, हैज़ बीन पार्ट ऑफ द वाइडर डिबेट, जो बहुत बड़े मतलब बृहत स्तर पर जो विचार विमर्श का ये विषय रहा है, ठीक है। और दूसरी बात कि डेथ पेनल्टी जो है वो खत्म किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए भी। जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकिंग, जो कि न्यायिक और प्रशासनिक जो विचार हैं, न्यायिक और प्रशासनिक जो विचार हैं, हैव लीन टुवर्ड्स बैकिंग बोथ द आइडिया ऑफ कैपिटल पनिशमेंट एंड प्रैक्टिस ऑफ हैंगिंग। मतलब ये जो दोनों के नाम मैंने आपको बताए, ठीक है, न्यायिक हो गया और प्रशासनिक, मतलब ये जो विचार है ना एक तरह से क्या है, कैपिटल पनिशमेंट और प्रैक्टिस ऑफ हैंगिंग इसके पक्ष में झुके हुए हैं। मतलब उधर से है कि ये जारी रहना चाहिए, उधर से विचार क्या है, प्रशासनिक और न्यायिक विचार की जो व्यवस्था है ये जारी रखनी चाहिए। द बेंच हैज सॉट फ्रेश डेटा, बेंच ने, पीठ ने, है ना, जजों की जो पीठ है उसने डेटा मांगे हैं, नए डेटा मांगे हैं, किस पे, टू सब्सटेंशिएट द आर्गूमेंट दैट अ मोर ह्यूमन मीन्स ऑफ एग्जीक्यूशन कैन बी फाउंड। उन्होंने इस आर्गूमेंट को सब्सटेंशिएट करने के लिए, है ना, उसको सिद्ध करने के लिए तर्क मांगे, तर्क को मतलब एक तरह से प्रमाणित करने के लिए, ठीक है, उसकी तह तक जाने के लिए, उसको एक तरह से समझने के लिए, ठीक, उसको समझने के लिए, ठीक, उसको पुख्ता करने के लिए नए डेटा की मांग की है। नए डेटा मांगा है किसने, पीठ ने मांगा है।
कि जो एग्जीक्यूशन का तरीका है ना वो मानवीय समाधान, मानवीय जो साधन है ठीक है, मानवीय थोड़ा ज़्यादा मानवीय मतलब व्यवस्था है वो खोजा जा सकता है क्या? फांसी की सज़ा को अमल में लाने का जो मानवीय व्यवस्था है वो खोजा जा सकता है क्या? देयर आर टू लीडिंग जजमेंट्स ऑन द इशू। इस मुद्दे पर ना दो लीडिंग जजमेंट्स हैं। अब देखो जजमेंट्स मतलब निर्णय, ऐसे निर्णय हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। पहला है बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1980 का मामला है, जिसमें क्या किया गया, डेथ पेनल्टी को सपोर्ट किया गया, उसके पक्ष में निर्णय दिया गया, लेकिन बट लिमिटेड टू द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। लेकिन जो डेथ पेनल्टी है, मृत्युदंड की सजा है, उसको दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों तक कर दिया गया कि रेयर केस में ही मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। 1980 के जजमेंट की हम बात कर रहे हैं। दूसरा है दीनदयाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब दीनदयाल वर्सेज और जो भारत संघ का मामला है एंड अदर्स और अन्य का मामला है 1983 का, जिसमें कि मतलब जो मेथड है हैंगिंग का, उसको ना विच अपील द मेथड बाय रूलिंग दैट हैंगिंग इज एज पेनलेस एज पॉसिबल एंड कॉजेज नो ग्रेटर पेन देन एनी अदर नॉन मेथड। उसमें कहा गया कि उसमें इस तरीके की को अपहेल्ड किया गया, उसको मतलब सपोर्ट किया गया कि जो हैंगिंग जो है ना वो मतलब जितना कम पेनलेस हो सके, जितना कम दर्द हो सके उतना कम दर्द वाली व्यवस्था है, और इससे कोई ज़्यादा मतलब दर्द वाली बात या फिर कोई एंड कॉजेज नो ग्रेटर पेन देन एनी अदर नॉन मेथड, मतलब जो ज्ञात जो तरीके हैं ना उसकी तुलना में, ठीक है, कोई ज़्यादा दर्द इसमें नहीं होता है, इसमें कहा गया। द 35th रिपोर्ट है ना, 35वीं रिपोर्ट की बात करें लॉ कमीशन की 1967 में जो आई हैड नोटेड दैट, उसमें बताया गया कि जो वाइल इलेक्ट्रोक्यूशन है, ठीक है, इलेक्ट्रोक्यूशन की यहाँ पे बात की गई है कि बिजली के झटके, ठीक है, बिजली के झटके, उसके बाद फिर गैस चैम्बर का इस्तेमाल, यूज ऑफ अ गैस चैम्बर, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड मैं लेता हूँ, ठीक है, यूज ऑफ अ गैस चैम्बर एंड लीथल इंजेक्शन, और लीथल इंजेक्शन का इस्तेमाल, ठीक है, मैंने तीन चीज़ बताई आपको, ठीक है। और तो क्या है, उसको कुछ लोगों ने ना कम दर्दनाक माना, ठीक है, उसको वर्क कंसिडर्ड बाय सम टू बी लेस पेनफुल, उसको ये मैंने तीन तरीके मैंने बताया आपको, गैस चैम्बर का इस्तेमाल, लीथल इंजेक्शन घातक इंजेक्शन का इस्तेमाल, ठीक है, तो ये जो तीन तरीके मैंने बताए आपको, ठीक है, और दूसरा था बिजली के झटके इलेक्ट्रिक्यूशन, तो ये कम पेनफुल मांगा, कम दर्द वाला माना, बट इट वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू कम टू अ कंक्लूजन, लेकिन जो विधि आयोग है ना वो कोई निष्कर्ष पर पहुंचने में सक्षम नहीं हुआ। इट डिफरेंट फ्रॉम रिकमेंडिंग एनी चेंज, इसने किसी भी तरह के बदलाव को की अनुशंसा करने से बचाई, ठीक है, परहेज किया, इसने कोई रिकमेंड नहीं किया, है ना, कोई रिकमेंडेशन नहीं किया। इवन दो द सुप्रीम कोर्ट, हालांकि सुप्रीम कोर्ट तक की हम बात की गई है कि हैज़ नॉट फेवर्ड एबोलिशन, सुप्रीम कोर्ट तक ने भी इसके त्याग, है ना, उन्मूलन, मृत्युदंड की सजा के उन्मूलन के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट नहीं गया है। इट हैज डेवलप्ड अ रोबस्ट एंड ह्यूमन jurisprudence that has made it difficult for the executive to carry out death sentences। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा मजबूत, है ना, रोबस्ट मतलब मजबूत और मानवीय व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था इसने बना दी है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके तहत क्या हो गया है, कार्यपालिका के लिए ना मुश्किल हो गया है कि मतलब डेथ सेंटेंसेज को जो है ना आगे उसको, है ना, बढ़ाया जाए, ठीक, उसको मतलब उसको मौत की सज़ा को पूरा किया जाए, तो मुश्किल थोड़ा बन गया है। कैसे बन गया है, देखो पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, रेस्ट्रिक्टेड इट्स यूज टू रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेज, जो मृत्युदंड के मामले हैं ना, मृत्युदंड की जो सजा है ना उसको दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों तक कर दिया है, मतलब किसी खास विशेष मामलों में ही मृत्युदंड की सजा होगी, ठीक है। मैंडेटेड बैलेंसिंग ऑफ एग्रावेटिंग एंड mitigating circumstances before sending someone to the gallows and allowed a post appeal review। अब देखो दूसरी बात क्या है, ये जो समाधान तो इसने दिए ही हैं, ठीक है, कि इसका कम से कम यूज हो इस सजा का, साथ ही क्या किया, खुली अदालत में, है ना, अपील का भी प्रावधान दे दिया। किसका प्रावधान दे दिया, अपील का। कौन सा अपील, है ना, अपील ऐसा कि अपील ये पोस्ट अपील रिव्यू, है ना, मतलब जो ये हियरिंग, ठीक है, मतलब जो ये क्या कर सकते हैं, ओपन कोर्ट में ये अपील कर सकते हैं, ठीक है, ठीक, उसके बाद ये आपका ये हो गया।
ठीक, अपील के बाद समीक्षा सुनवाई की अनुमति हो गई। और उसके बाद क्या है कि एट द सेम टाइम इट हैज इवॉल्व अ clemency jurisprudence that makes decisions on mercy petition justiciable and penalizes undue delay in disposing of mercy pleas by commuting death sentences to life। देखो क्या है कि राष्ट्रपति के पास या राज्यपाल के पास तो शक्ति है ना क्षमादान की, उसको अपराध को कम करने की, मतलब सजा को कम करने की, लघुकरण की शक्ति है। ये सब शक्तियां जो दी गई हैं, ठीक है, जो हमारे कार्यपालिका के पास है, जो मतलब शक्तियां मिली हुई हैं संबंधित व्यक्ति के सजा को कम करने की, तो उसके संदर्भ में कहा गया है, ठीक है, उसके संदर्भ में बात की गई यहाँ पर कि ये जो अधिक मानवीय बनाया गया है, ठीक है, व्यवस्था को, ठीक। और दूसरी बात कि ठीक है, तो न्यायालय ने जो क्षमादान न्याय शास्त्र विकसित किया है, ठीक है, मतलब एक तरह से सामने लाया है, न्यायालय के परिणाम स्वरूप, न्यायालय की पहलों के परिणाम स्वरूप हुआ है। उसमें क्या है, दैट मेक्स डिसीजन ऑन मर्सी पिटीशन जस्टिसिएबल। उसमें क्या है कि जो मर्सी पिटीशंस हैं, ठीक है, उस पर निर्णय जो हैं वो न्याय संगत होते हैं। दूसरी बात कि इसमें ना मतलब एक तरह से दंड का भी प्रावधान है कि जो डिस्पोजिंग ऑफ मर्सी प्लीज बाय कम्यूटिंग डेथ सेंटेंसेस टू लाइफ। देखो अगर डिले होता है, ठीक है, मर्सी पिटीशन को के डिस्पोज में, उसमें क्या होगा, मतलब जो डेथ सेंटेंसेज है उसको कई बार क्या किया गया, लाइफ तक सीमित, मतलब आजीवन कारावास तक सीमित किया गया है, ठीक है, मतलब अनुचित देरी। एक ये भी तर्क है, एक आपने मामला देखा होगा ना कि जो अनुचित देरी हुआ था, है ना, मान लो क्षमादान प्रक्रिया है उसमें ज़्यादा देरी हो, तो कैदी का अधिकार बनता है कि उसे कुछ राहत मिले। तो उसमें मामले में देखा गया था कि मृत्युदंड की सजा को इस आधार पर कि देरी हुई है उस प्रक्रिया में, उसकी सजा को कम कर दिया गया था। द क्वेश्चन नाउ बिफोर द कोर्ट प्रोवाइड्स इट अनदर अपॉर्चुनिटी टू ह्यूमनाइज इट्स अप्रोच फर्दर। देखो जो प्रश्न जो कोर्ट के सामने है ना, न्यायालय के सामने है ना, इससे मौका देता है कि ये अपने दृष्टिकोण को और अधिक मानवीय बनाए, है ना, अवसर देता है, ठीक है। आगे empirical evidence suggests that hanging need not result in any early or painful death, है ना। अब देखो अनुभवजन्य जो साक्ष्य है ना, उससे पता चलता है कि जो फांसी से जल्दी या दर्दनाक मौत नहीं होती है, ठीक है, मतलब जल्द फांसी में क्या होता है, हैंगिंग में जल्दी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि हैंगिंग में hanging need not, ठीक है, while there is a body of proof that shows electrocution and lethal injections have their own forms of cruelty। हालांकि देखो एक प्रूफ ये भी है कि इलेक्ट्रोक्यूशन जो है और लीथल इंजेक्शन जो है इसमें भी क्रूएलिटी है ना, इसमें भी क्रूरता है, लेकिन अलग तरह की क्रूरता है। द यूनियन गवर्नमेंट कंटेंट्स दैट हैंगिंग शुड। अब यूनियन गवर्नमेंट जो है ना, मतलब भारत सरकार, ठीक है, अब भारत सरकार का ये है, भारत सरकार का जो तर्क है, ठीक, भारत सरकार का जो विचार है कि फांसी को बरकरार रखा जाना चाहिए, हैंगिंग शुड, एक सेकंड रुक जाइए आप, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, हैंगिंग शुड बी डिटेन्ड है, उसको बरकरार रखा जाना चाहिए, चलते रहना चाहिए। नॉट ओनली बिकॉज इट इज़ नॉट क्रूएल और इनह्यूमन, इसलिए नहीं कि ये मतलब एक तरह से क्रूअल नहीं है या फिर इनह्यूमन नहीं है, इसलिए बट ऑल्सो बिकॉज इट अकाउंट्स फॉर द लिस्ट नंबर ऑफ बैच ऑफ एग्जीक्यूशंस, बॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशंस। क्योंकि इसमें जो मामले हैं फांसी के, ठीक है, इसमें गलत तरीके से मिली फांसी की संख्या बहुत कम है, ठीक है, दुर्लभतम मामलों में ही फांसी की सजा दी गई है। द रियल इशू जो वास्तविक मुद्दा है हालांकि इज दैट एनी फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूशन इज फॉल फ्रॉम ह्यूमननेस। जो किसी भी प्रकार का एग्जीक्यूशन है, किसी भी तरह से आप फांसी की सजा दो, मृत्युदंड की सजा दो, ये क्या है, मानवता से नीचे गिरना है, मानवता को खत्म करना है। ऑफेंस ह्यूमन डिग्निटी, ये जो मानवीय प्रतिष्ठा है उसको आघात पहुंचाता है, उसको खत्म करता है। क्या, ये जो व्यवस्था जो है, ठीक है, उसकी यहाँ बात की गई है। एंड परपट्रेट्स क्रूरल्टी, और जो क्रूरता है उसको एक तरह से बढ़ावा है, एक तरह से ये, ठीक है, उसका वर्णन है एक तरह से। तो यह कहा गया कि जो मुख्य मुद्दा है कि किसी भी तरह से आप मृत्युदंड को आगे बढ़ाइए, या जो समस्याएं इसमें निहित हैं, है ना, मानवीयता से गिरना हो गया, मानवीय प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना खत्म करना हो गया, या फिर क्रूरता को प्रदर्शन हो गया। डिबेटिंग द मोड ओनली डिपेंड्स द मोरल डायलेमा ऑफ वेदर द टेकिंग ऑफ लाइफ द बेस्ट रिस्पॉन्स टू टेकिंग ऑफ लाइफ। देखो
डिबेट जो आप करोगे ना मोड पर, मतलब माध्यम पर, तरीके पर, उससे केवल ये डायलेमा, ये नैतिक दुविधा गहरी होती है। कौन सी नैतिक दुविधा आप पूछोगे? तो नैतिक दुविधा यह कि क्या जीवन लेने का जो रिस्पॉन्स है, जीवन लेने का जो दंड है, क्या जीवन लेना ही है ना? जीवन लेने का दंड क्या जीवन लेना ही है ना? नैतिक दुविधा इस पर आती है। मुख्य जो है ये नैतिक दुविधा गहरी होती जाती है, गहरी होती है ना, जितना डिबेट होगा। ठीक है, मान लो किसी ने किसी का जीवन ले लिया, अपराधी है वो, तो क्या उसका भी जीवन ले लिया जाए? ठीक, इफ एलिमिनेटिंग क्रुएलिटी एंड इनडिग्निटी इज द एम, एबॉलिशन इज द आंसर। अगर मान लो क्रूरता को हटाना और इंडिग्निटी को हटाना अगर उद्देश्य है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का या भारत सरकार के पक्ष बने जो भी है ना, तो एबॉलिशन इज द आंसर, है ना, उन्मूलन ही उत्तर है। ठीक है, इसको खत्म किया जाए, है ना, मृत्युदंड की सजा को। हाँ, कई तरह की सजाएं हैं, ठीक है, कई तरह की सश्रम सजा है, ठीक है, आजीवन कारावास है, या फिर सुधार गृह में भेजना है। कई तरह की सजाएं हैं, कई तरह की पहले हैं, ठीक है। लेकिन जो मृत्युदंड की बात है यहाँ पे कहा गया, अगर क्रूरता को हटाना है, ठीक है, अगर कुछ इंडिग्निटी को हटाना है, ठीक है, तो एक तरह से ये है अपमान को हटाना है, ठीक है, क्रूरता को हटाना है, मानवीय प्रतिष्ठा को जो ठेस पहुंचती है, मानवता को ठेस पहुंचती है, ठीक है, इस सब को आपको हटाना है, इस सब को समाप्त करना है। तो उत्तर एक ही चीज़ है कि मृत्युदंड की सज़ा को खत्म किया जाए, ठीक है, एबॉलिशन किया जाए, उन्मूलन किया जाए। तो आज के टॉपिक में हमने इससे पढ़ा, ठीक है। बाकी टॉपिक मैंने आपको हल्का ब्रीफ कर ही दिया था, आप उसे पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, ठीक। कोई उसमें कुछ ज़्यादा विशेष तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप पढ़ेंगे तो जानकारी आपको मिल ही जाएगी। एबॉलिशन एक ओल्ड पेंशन स्कीम वाला है एक, ठीक है, और ख़ासकर एक अमेरिका से संबंधित है, आईआर का टॉपिक है, ठीक है, लिमिट्स ऑफ अमेरिकन पावर इन वेस्ट एशिया, आप इसको पढ़ सकते हैं। पश्चिमी एरिया में इसकी सीमाएं क्या हैं, ठीक है, अभी खासकर जो वर्तमान परिदृश्य है ना, इसमें काफ़ी ये सारे समीकरण उभर कर आ रहे हैं, खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद, या फिर चीन का जो बढ़ना है ना, वैश्विक पटल पर, और रूस का, है ना, रूस और चीन का गठजोड़ जो है, उसके बाद फिर जापान के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी अचानक यात्रा हो जाती है यूक्रेन की, और उसके बाद क्या होता है, उसी समय क्या होता है, चीन के राष्ट्रपति की भी यात्रा हो जाती है, मॉस्को की, मतलब रूस की, ठीक है, भारत G20 का अध्यक्ष है अभी, ठीक। तो कई तरह की गहमा गहमी, है ना, कई तरह की नए समीकरण, कई तरह की बातें, तो उसी सब के संदर्भ में, ठीक है, उस सब को पढ़िए, समझिए। कोई डाउट हो, कोई शंका हो तो हमसे अवश्य पूछिए, ठीक, शेयर कीजिए। और कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार, थैंक यू, गुड नाइट।